हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार। सो आज हम जिसमें घुस के फटेंगे वो टॉपिक है कि सीईओ पोजीशनिंग और पर्सनल ब्रांड का आपके मेन ब्रांड से क्या ताल्लुक होता है, उसका फायदा होता है या नहीं होता, और जो लोग इसमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ अरसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अक्लमंद है या बेवकूफ़। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। अच्छा भाई, आप लोगों में से जो लोग वीडियो के नीचे फीडबैक दे के या लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके राब्ता करके अपना फीडबैक देते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनसे पता चलता है कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, किन टॉपिक्स को मुझे टच करना चाहिए। और अगर कंसल्टेंसी में भी कोई लोग आते हैं और वो अपने सजेशन दे के जाते हैं, उससे ये फ़ायदा होता है कि पीयर टू पीयर ग्रोथ होती है, लर्निंग होती है मैन टू मैन, और उससे कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें उनको पता होती हैं, मिक्स करके बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आपको देने को मिल जाता है। तो अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताया करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि सीईओ की जो पोजीशनिंग है या जो पर्सनल ब्रांडिंग है, उसका आपके मेन बिजनेस पे क्या ताल्लुक है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस कंसल्टेशन दैट आई गेट और एवरी प्रोजेक्ट दैट आई डू, उसमें मुझे एक चीज़ लैगिंग फील हो रही होती है, और वो ये है कि लोगों ने कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज पे तो बहुत इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस की प्रोडक्ट ऑफरिंग को कहीं आगे ले गए, लेकिन एक जगह पे जाके अपना कंपेटिटिव एडवांटेज लूज कर दिया। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने बिजनेस में पर्सनल ब्रांडिंग का कोई भी एलिमेंट नहीं जोड़ा। तो मैं आपको आज इसी पे कुछ रोशनी दूंगा और आपको बताऊंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग से आपका बिजनेस किस तरफ को जा सकता है या कहां जाके कंपेटिटिव एडवांटेज आपको मिलती है इससे। तो पर्सनल ब्रांडिंग या सीईओ पोजीशनिंग को समझने से पहले मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग का क्या मतलब है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है, मॉडर्न डे एडवर्टाइजिंग, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड एडवर्टाइजिंग, सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग, जिसको आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। सो ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजिंग था कि ये बंदा क्या काम करता है, मॉडर्न डे मार्केटिंग थी ये बंदा क्या काम करता है और इसके क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या यूएसपीज हैं। अब ये भी काफी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकली सर्विस देने में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो रही और ना हो सकती है, क्योंकि एक काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आया हुआ है। देयर इज अ बिग क्रैश रिक्वायर्ड और बिग क्रैश नीडेड, जो इसको एक दफा डीफ्लेट करेगा और फिर उसमें से इनोवेटर आगे आएंगे। तो अभी इनोवेशन पे एक तरह से धक्का लगा हुआ है, जैसे कि आपकी जेब पे, और उसकी वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज बताना, क्लाइंट को यह कन्विंस करना कि हम आम मार्केट से डिफरेंट किस तरह है, चैलेंज बना हुआ है, जिसका जवाब है पर्सनल ब्रांडिंग एंड सीईओ पोजीशनिंग। सो कौन ये काम करता है, से ये काम ये करता है तो इसमें क्या यूनिक है, से ये बंदा ये काम क्यों करता है। So there needs to be a story behind the product or service that you are offering, and that is where CEO positioning comes in. So currently हो क्या रहा है कि जैसे वीडियो एडिटिंग की डिमांड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हर बंदे को कोड लिखवाना है, हर बंदे को SQL सर्वर पे काम करवाना है, हर बंदे को .NET पे काम करवाना है। इंटरनेट पे सर्च करो तो पता चल जाता है कि फलां फलां बंदा जो है वो .NET पे काम करता है, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखे होते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए माजू की कंपनी और छीके की कंपनी को आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई करने का कोई मैट्रिक नहीं है। और वो मैट्रिक करंट डे सिलिकॉन वैली बिजनेस में क्या है कि इस कंपनी के पीछे कौन है। आप देखें कि इलॉन मस्क का मैक्सिमम लोगों को 2018-19 से पहले नहीं पता था, मार्क जिंगरबर्ग का पता था, CZ का लोगों को नहीं पता था, और ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, हालांकि उनकी सर्विस बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे, बट ऑल ऑफ देम केम। बीजोस का नहीं पता था कोविड से पहले, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था। अभी तो बीजोस हो ही पई है हर था, खासकर उसकी तलाक के बाद वो गंजा बन के तेल लगा के कहता है मैंने वापस वहीं जाना जहाँ से मैं आया था बचपन में। तो अभी ये सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन बिजोस का लोगों को पता नहीं था, और उसकी वजह यही थी कि सीईओ पोजीशनिंग वाज नॉट इन फैशन। बट करंटली देखें कि बहुत सारे लोग एक तरह की सर्विस दे रहे हैं, तो माजू और छीके की कंपनी को आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उनको ये जानना है कि इनके पीछे स्टोरी क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, इनका वर्क कल्चर क्या है। और उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो पीटर थील ने एक आर्टिकल लिखा था जो वो बता रहा था कि करंट डे वर्क फोर्स को किस तरह मैनेज करना है। सो उसकी पूरी आर्ग्यूमेंट इस बात पे बेस्ड है कि जो आपका टैलेंट है वही आपको आगे लेके जाता है, जिसको आपने बड़े सादा जुबान में किसी हिंदी पॉडकास्ट में सुना होगा कि तुमने करोड़पति बनना है तो अपने नीचे लखपति बनाने पड़ेंगे। उसका सीन क्या है, वो कहता है कि आपकी करंट डे वर्क फोर्स जो है ना, वो मिलेनियल्स भी हैं, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा ज़्यादा हैं या आगे बन जाएंगे।
1950 से लेके 60 तक अगर आप मजदूर को पैसे देते हो तो आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। उसके बाद एक दौर आया कि आप उनको बेनिफिट्स देते हो, क्योंकि जंग बंदी का आलम बना हुआ था और मसाइल थे, तो आप कहते हो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, लोग आपके पास आ जाते थे। उसके बाद 80s में एक स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा बूम आया कि लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा था कि हमारी हेल्थ है कि नहीं, वो कह रहे थे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। सो आप उनको इक्विटी ऑप्शंस दे रहे थे वगैरह वगैरह। इस तरह करते करते एम्प्लॉयज़ की माइंड सेट में चेंजिंग आती जा रही है, और जो करंट डे वर्क फोर्स आपके पास अवेलेबल है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उनको हेल्थ बेनिफिट्स या उनका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर। व्हाट दे केयर अबाउट इज हमारी वेल बीइंग है या नहीं है, हम जहां पे काम करने जा रहे हैं वहां पे हमारे साथ व्यवहार कैसा रखा जाएगा, हमारे साथ बिहेवियर कैसा रखा जाएगा। ये सारी बातें समझने के लिए आपकी सीईओ पोजीशनिंग ऐसी चीज है जो आपको करंट वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करवाएगी या यूनिकली ग्रेड करेगी एक आम कंपनी के सीईओ से। जैसे अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम सुने और आपको ये ना पता हो कि वो कौन चलाता है, एज कंपेयर टू आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम सुने जिसको आपको पता हो कि फलां बंदा चलाता है, तो उसकी एक सोशल मीडिया फॉलोइंग है, और उस सोशल मीडिया फॉलोइंग की बेस पे आप जानेंगे कि ये किस किस्म का आदमी, इसका माइंडसेट कैसे है। अगर इसका माइंडसेट मेरे से रेजोनेट करता है तो उसकी कंपनी में टैलेंट का इनफ्लो होगा। सो एवरीबडी हु कम्स टू मी इन द बिजनेस कंसल्टेशन, आई कीप ऑन टेलिंग देम दिस इज द न्यू परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये 2019 की गूगल और फेसबुक एड्स है जिससे तुम अभी फायदा उठा सकते हो कि अपने पर्सनल ब्रांड में इन्वेस्ट कर सकते हो, which means that you should have a voice, you should have a face, you should be presenting yourself that I am the leader of this company, I have certain values and this is how I'm taking my company to the next level, which is why people will resonate with you, people will think that okay, so आम बंदा क्या सोच रहा हो कंपनी में कि मैं अगर इस बंदे से रिलेट कर रहा हूं तो कल को मैं भी इस जैसा सीईओ बन सकूंगा, तो मुझे इससे सीखना है। सो इट्स नो लॉन्गर द केस कि अगर तुम्हारी बीवी अमीर है तो उसने तुम्हें जहेज में करोला दिया तो तुम सुसर के गुलाम हो, गुलामी वाला काम नहीं, इट्स अ वैल्यू टेक एंड गिव। अगर एक पाइथन का कोडर 22 साल का भी है ना और अगर उसको सीईओ का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा तो वो प्रोडक्टिवली काम नहीं करेगा, वो कहेगा यार मैं फलानी कंपनी में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। आप शार्क टैंक पाकिस्तान, इंडिया या यूएस के बिल्कुल रिसेंट एपिसोड निकाल के देखें, और मार्क क्यूबन से या किसी बंदे से जब कोई पूछता है, या वो क्या नाम है रायली से कोई पूछता है कि आप अगर इस फलानी कंपनी में प्री रेवेन्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम बंदे में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये जो बंदा है ये कुछ उखाड़ सकता है। तो फ्यूचर इस चीज़ का है क्योंकि सिलिकॉन वैली में ये हो चुका है, वहाँ पे पुराना होने वाला है, यहाँ पे अभी इस ट्रेंड को पकड़ लें। तो एक रीज़न तो मैंने आपको ये बताया कि सीईओ पोजीशनिंग से होगा क्या कि आपकी कंपनी की एक फेस बनेगा। इसको कहते हैं अपनी कंपनी को एंथ्रोपोफाइज करना। मतलब मार्केटिंग, करंट डे मार्केटिंग ये है कि आप अपने ब्रांड या अपनी कंपनी को ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स दे दें। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि अगर मेरे दिमाग में मैं मर्सिडीज सोचता हूं तो मैं अगर आंखें बंद करूं तो मर्सिडीज के बारे में मेरे दिमाग में एक परसेप्शन होगी, स्लीक, एलिगेंट। मैं एक लड़की बना लूंगा और फिर उसको एट्रीब्यूट देने शुरू करूंगा। उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके रेड कलर के बाल हैं, वो बड़ी स्लीक है, बड़ी स्लेंडर एरोडायनेमिक किस्म की लड़की है। ये कहीं और बात चली जाएगी, लेकिन मैं मर्सिडीज़ के बारे में ये सोचूंगा। बट फरारी के बारे में मैं सोचूंगा कि एक तेज़ किस्म का आदमी है जिसकी ना बड़े एरोडायनेमिक किस्म का मुंह है जो ऐसे हवा काट के निकलता है। लैम्बोर्गिनी के बारे में सोचूंगा, एक बिल्डर है। तो सिमिलरली जैगवार ने अभी ये गेम खेली है कि जैगवार के बारे में जो आप जैगवार का नाम सुन के सोचते हैं बड़ा मैन किस्म का, बड़ा अल्फा किस्म का, बड़ा बिजनेसमैन किस्म का ब्रांड है, उन्होंने देखें पूरी एड को पिंक कर दिया, उसमें छक्के डाल दिए, उसमें मिक्स कलर कर दिए ताकि, एंड इट्स लाइक आफ्टर 70 years दैट समबडी इज टॉकिंग अबाउट जैगवार। इससे पहले 1958 में टाइप ई के बारे में बातें हुई थी एक ऑटो शो पे। तो अपने ब्रांड या अपनी कंपनी को ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स दे देना जिससे लोग उससे रिलेट करने लग जाएं। सो रिलेटेबिलिटी इज वन थिंग। मैं आपको एक बात बताऊं कि करंट आईटी या बिजनेस सेक्टर में रिलेटेबिलिटी आपको ज़्यादा क्लाइंट्स लाके दे सकती है एज कंपेयर टू आपकी कॉम्पिटेंस, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंस जज करने में किसी को 6 महीने चाहिए, इतनी तो आपकी लर्निंग कर्व भी बन जाएगी। तो एक्चुअली जो इस वक्त आपका जो सेल्स फनल में पहले बता चुका हूं और कंसल्टेंसी में भी बताता हूं, जो सेल्स फनल में समझा चुका हूं, उसकी टॉप ऑफ द फनल में क्यूरीज को लैंड करवाने के लिए आपको आपकी कॉम्पिटेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंस तो जाके चौथे लेवल के बाद किसी को नजर आएगी। रिलेटेबिलिटी का फैक्टर सबसे पहले चाहिए। मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो बातें करते हैं रिलेटेबल होती है, इसलिए हम समझ लेते हैं, वरना बिजनेस की सूखी बातें कौन सुनेगा। तो रिलेटेबिलिटी वो चीज है जो सीईओ पोजीशनिंग और आपका जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो एक कंपनी को ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स दे के उसके साथ टॉप ऑफ द लाइन क्यूरीज के अंदर
चीज़ें फेंकवा सकता है, आपको क्यूरी लैंड हो सकती है, उसके बाद वो कन्वर्ट आपने अपने कॉम्पिटेंस से करना है। लेकिन अगर वो रिलेटेबिलिटी का फैक्टर नहीं होगा तो आपको आपके कॉम्पिटेंस दिखाने का कभी मौका नहीं मिलेगा। सो नंबर 1 कि आप अच्छे टैलेंट को प्रिक्योर करके उनको लीडरशिप रोल में लेके आ सकते हैं अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे गौर करेंगे। नंबर 2 कि आप उनके साथ रिलेटेबिलिटी का फैक्टर और डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी बना के अपने ब्रांड को ह्यूमन लाइक एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप आज फेल्ड स्टार्टअप्स की स्टोरी निकाल के देखें, वो स्टार्टअप्स या वो कंपनियां फेल हुई होंगी लेकिन एंटरप्रेन्योर्स फेल नहीं हुए होते। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फीचर है एक इंसान के अंदर, बिजनेस मैनियत जिसको मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक ऐसा फीचर है। माइक्रोमैक्स मोबाइल के आप सीईओ को देखें, वो बंदा आज भी प्रॉफिटेबल है, आज भी उसकी नेटवर्थ में 1.3 बिलियन है, उसकी कंपनी फेल हुई है, वो बंदा फेल नहीं हुआ। क्योंकि जो न्यू बीज एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप, मैं आपको एक बात बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो बड़े आइडिया से बड़ी नहीं होती, वो बड़े आइडिया के, छोटा भी आइडिया हो उसके साथ बड़ी एग्जीक्यूशन से बड़ी होती है। सो एंटरप्रेन्योर की 2 फीचर्स हैं कि एक उसके पास आइडिया होता है, दूसरा उसके पास एग्जीक्यूशन होती है। क्योंकि यही एग्जीक्यूशन है जिसमें मैं मुख्तलिफ कंपनीज की हेल्प करता हूं। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास आइडिया होता है कि हमें ये करना चाहिए और वो सही जगह पे खड़े होते हैं, बट एग्जीक्यूशन पे फंसे होते हैं। दैट्स वाई आई एम देयर एंड कंपनीज लाइक मी, अदर कंसल्टेंसी एंड बिजनेस फर्म्स आर देयर टू मेक दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो जो एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूं ना कि एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता, उसकी कंपनी फेल होती है। सो एक कंपनी फेल होती है, उससे लर्निंग लेता है और फिर मूव ऑन करता है, क्योंकि इस दुनिया में एंटरप्रेन्योर की वैल्यू है। इस दुनिया में लोग लोगों पे पैसे लगाते हैं, कंपनियों पे पैसे नहीं लगाते। कंपनी तो इज अ पीस ऑफ पेपर, इट कैन ऑलवेज शिफ्ट, इट कैन ऑलवेज गेट एक्वायर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। सो अगर आप ये समझते हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो पर्सनल ब्रांड में इसलिए पैसे लगाएं बिकॉज कंपनीज विल कम एंड गो। इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। समटाइम्स सम company will come and eat you alive, sometimes you will eat companies will come and go। अगर आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस की सेल्स फनल आपकी कंपनी की कंपेटिटिवनेस पे टिकी रहेगी तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो आप ही को देगी क्योंकि 6 सेमेस्टर में उसने अल्लाह की कसम खा ली थी और एक दिन रात को बात करते करते फोन ऑन छोड़ के आप उसकी सांसें सुन रहे थे, तो इस धोखे में ना रहेगा, क्योंकि वो देगी उसको जिसका पर्सनल ब्रांड, जिसकी सीईओ पोजीशनिंग। वो आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि माँ उसकी होती है जो बच्चा पहले जाके रो लेता है। तो जो अपनी बात, जो अपना ऑरा, जो अपनी वाइब, जो बंदा अपना कंपेटिटिव एडवांटेज या अपने आप को क्लाइंट को पहले दिखा देगा, क्लाइंट उसी का होगा। तो वो आपकी नहीं होगी, वो उसकी होगी जो पहले पहुंच गया लेके। आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं और आपने कहा है कि मैं अभी जो है ना अपनी ज़रा सुनते फ्रेश करा लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मेरे हाथ की लकीरें मिट चुकी हैं। तो वो पहुंचेगा पहले, वो रेजर बाद में शार्प होता रहेगा, वो कहेगा वो सॉरी मैं तो ब्लीच लगानी थी, वो चीज़ें वो करता रहेगा बाद में। लेकिन क्योंकि बस वो पहले पहुंच गया था इसलिए आप वहाँ नहीं पहुंच रहे। तो अगर आज आप कंटेंट मार्केटिंग से शर्मा रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हो फलाना बंदा क्या कहेगा, अगर आज आप पर्सनल ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करने से, लिंक्डइन पे पोस्ट लिखने से, इंस्टाग्राम पे अपना क्राफ्ट दिखाने से, अपनी कंपनी को प्राउडली ओन करने से घबरा रहे हैं कि नहीं यार मैं तो ये काम नहीं करता, तो भाईजान आप आड़ती बन के सेठों वाले बिजनेस बन जाएंगे और ये जो नए चुच्चर लोग आ रहे हैं आपके बिजनेस को खा जाएंगे। क्योंकि कंपेटिटिव एज तो आपको दिखाने का मौका ही बहुत बाद में मिलेगा, उससे पहले वो जिसका अभी छिलावा नहीं है ना, वो शार्पनर में जाके घूमने लग जाएगा गोल गोल, स्पिनर ऑफ द वॉशिंग मशीन की तरह, और उसका शेव होके फ्रेश होके वो ले लू जाएगा। बाद में फिर आपको आया फिर वो नज़र ऐसे बात चल रही है, नील नितिन मुकेश आप बन जाएंगे न्यूयॉर्क के। तो पॉइंट ये है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो बेशर्म नहीं है, जो अपनी कंपनी को ओन नहीं कर रहा, जो पहले काम नहीं कर रहा, शर्मो शर्मी, वो इसमें खाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आज सीईओ पोजीशनिंग, पर्सनल ब्रांडिंग की क्या वर्थ है, सिलिकॉन वैली में क्या दौर दौरा है, और कैसे हमें अभी एज पाकिस्तानी इंडियन और दुबई में रहते हुए सीईओ पोजीशनिंग और ब्रांडिंग में काम करना चाहिए। क्योंकि नंबर 1 कि एंटरप्रेन्योर फेल नहीं होता, और एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसको लोग एंटरप्रेन्योर मान लेते हैं एग्जीक्यूशन की वजह से। सो अपने आप को एंटरप्रेन्योर मनवाना भी उतना ही जरूरी, इतना एंटरप्रेन्योर होना। तो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप पोजीशन कर देना और फिर अच्छे टैलेंट का मैग्नेटिज्म मेक श्योर करने के लिए और कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए सीईओ पोजीशनिंग और पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो फार एंड फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, तो अपना फीडबैक देके जरूर बताइएगा। ये था आज का ज़रनामा। तो मेरी कंपनी ऑलरेडी यूएस में इसी प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रही है। हमने काफ़ी सीईओज की पोजीशनिंग करके उनको एक ऐसी जगह पे पहुंचाया है जहां पर्सनल ब्रांड और कंपनी का ब्रांड अलग अलग हो गया है। ये नहीं कि अगर आप 63,000 रुपया कमा रहे हैं और
53,000 रुपये अपनी 70 की किस्त दे रहे हैं तो आप CEO पोजीशनिंग करवाने आ जाए। इफ़ यू मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और अपने पर्सनल ब्रांड और अपनी कंपनी के ब्रांड की यूनिक आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है जहां पे आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप आएँ, हम डिस्कस करेंगे, आपके लिए प्लान बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करके देंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में आके भी CEO पोजीशनिंग हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें आप आके रब्ता कर सकते हैं। 2 चीज़ें मैं उसमें बता दूं, एक तो 1 हफ्ता पहले की बुकिंग मिलती है, यानी कि 1 हफ्ता बिजी चल रहा होता है, अगले हफ्ते की मिलती है, और दूसरा कि डिस्काउंट की कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई आस्क भी ना करे इस बारे में। आई एम श्योर कि अगर आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार या 3-4 हज़ार डॉलर कमाते हैं, आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए होगा छोटे से पीनट्स में। दैट्स वन। अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। नीचे मैंने लिंक्डइन की भी लिंक दी हुई है, इंस्टा की भी दी हुई है, उस पर आगे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये था जी आज का ज़रनामा। आई होप कि मैंने आपकी बिजनेस लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो। दिस इज़ योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट।